आज हम लोग जावा प्रोग्रामिंग क्लास के अंतर्गत एक नया और बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, जिसे हम फीचर्स ऑफ जावा के नाम से जानते हैं। मीन्स जावा प्रोग्रामिंग की क्या क्या फीचर्स होते हैं, आज हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सर्टेन वाज टू मेक इट पोर्टेबल। देखिए, जो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसका सबसे जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, मतलब सबसे मुख्य उद्देश्य है उसका, वो है कि जावा लैंग्वेज में बनने वाले किसी भी एप्लीकेशंस को तभी सफलतापूर्वक रन किया जा सकता है जब वो पोर्टेबल हो, सिंपल हो और सिक्योर हो। मतलब पोर्टेबल का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह तक आसानी से उसको स्थापित किया जा सके, साधारण हो और सिक्योर हो, मतलब उसको आसानी से क्रैक ना किया जा सके। अपार्ट फ्रॉम दिस, there are also some excellent features which play an important role in the popularity of this language। देखिए, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये तीन बस नहीं है, इसके अलावा भी ऐसे पावरफुल और महत्वपूर्ण फीचर्स प्रोवाइड किए गए हैं जो इस लैंग्वेज को अन्य लैंग्वेज की अपेक्षाकृत अधिक शक्तिशाली और लोगों तक आसानी से पहुंच वाली बनाई जा सकती है। द फीचर्स ऑफ जावा आर आल्सो नोन एज जावा बजवर्ड्स। जावा में जो फीचर्स वर्ड का यूज किया गया है, इसको हम लोग बजवर्ड्स के नाम से भी जानते हैं। मतलब जावा फीचर्स को हम लोग बज वर्ड के नाम से भी जानते हैं। ए लिस्ट ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ जावा लैंग्वेज इज गिवन बिलो। देखिए, वैसे तो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बहुत सारे फीचर्स हैं, लेकिन हमने उनमें से कुछ महत्वपूर्ण फीचर्स की एक लिस्ट बनाई हुई है, और वो महत्वपूर्ण लिस्ट है 12 फीचर, अर्थात 12 फीचर्स उसके अंतर्गत हमने लिस्ट बनाई है, जिन्हें हम लोग अलग अलग तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इतनी पॉपुलर क्यों है। सबसे फर्स्ट फीचर है इसका सिंपल, इसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, पोर्टेबल, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, सिक्योर्ड, रोबस्ट, आर्किटेक्चरल नेचुरल, इंटरप्रेटेड, हाई परफॉर्मेंस, मल्टी थ्रेडेड, डिस्ट्रीब्यूटेड, और सबसे आखिरी में है डायनेमिक। ये जो 12 फीचर्स की लिस्ट हमने बनाई है, इन सबको हम लोग अब अलग अलग
सेपरेट या मैं कहूं या इंडिविजुअल कहूं, इनको हम पढ़ेंगे कि आखिरकार इनका मतलब क्या है। तो देखिए आपके सामने स्क्रीन में एक फिगर दिख रहा होगा। उस फिगर्स में सेंटर में लिखा हुआ है फीचर्स ऑफ द जावा, और इसके बाद गुच्छों के रूप में उसके चारों तरफ, उस इलिप्स के चारों तरफ अंडाकार, इलिप्स मीन्स होती है अंडाकार आकृति, जिसमें लिखा हुआ फीचर्स ऑफ जावा। सर्किल नहीं है, ये इलिप्स है। इस इलिप्स में फिर सर्किल बने हुए हैं। उन सर्किल्स में सभी को नंबर वाइज नंबर, जिस सीक्वेंस में जो आता है या जिस सीक्वेंस में हमने लिस्ट को डिजाइन की है, उसी तरह से हमने यहां पर उनको रख रखा है। तो सबसे पहले है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। आखिरकार हम सबसे पहले लेते हैं सिंपल। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आखिरकार सिंपल क्यों है? तो पहला फीचर है सिंपल। जावा इज वेरी इजी टू लर्न। उसका सबसे बड़ा रीजन है कि जावा को लर्न करना बहुत ही आसान है। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, सर कैसे लर्न करना आसान है? मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, आप में से कितने लोगों को सी आती है ये महत्वपूर्ण नहीं है। आप लोगों में से कितने को C++ आती है ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि जावा आप कैसे सीख सकते हैं। उसके लिए सिर्फ एक ही मंत्र है मेरा, वो ये कि आप क्लास मिस मत करें, क्लास को कंटिन्यू लें, और जितना बताया जाए या जितना पढ़ाया जाए सिर्फ उतना पढ़िए। क्लास के अंत में, क्लास के अंत का मतलब जब सिलेबस हमारा खत्म होगा उसके बाद ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप अपने आप को जावा लैंग्वेज सीखा हुआ मानेंगे। बस ईमानदारी से आपको इतना करना है कि जितना मैं बताता जाऊं उतना आपको करते जाना है। डरने की जरूरत नहीं है कि मुझे सी नहीं मैंने पढ़ा या सी की क्लास मैंने नहीं पढ़ा, C++ मैंने नहीं पढ़ा तो मैं जावा कैसे पढ़ लूंगा। तो मैं फिर से आपको कह रहा हूं कि आप C++ को साइड कर दीजिए, क्योंकि उनके पेपर आप पास आउट कर चुके हैं। अब एक नई लैंग्वेज है, और मैं पहले ही बताया था और आज फिर बता रहा हूं कि ये मार्केट की सबसे टॉप लैंग्वेज है। तो ये सीखने में आसान है, और इसके जो सिंटैक्स है ना वो बहुत ही सिंपल है। उनको बहुत ही सिंपल तरीके से और साफ सुथरे तरीके से समझा जा सकता है और लिखा जा सकता है। अब सन माइक्रो सिस्टम अपनी लैंग्वेज को सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों कहता है, इसका भी रीजन है। क्या रीजन है? पहला, जावा सिंटैक्स इज बेस्ड ऑन द C++। मतलब जो जावा के सिंटैक्स है ना वो C++ की ही तरह है, और मैं तो कहूं कि ये C++ से भी ज्यादा इजी है। और वो आपको तभी पता चलेगा, कंपैरिजन तभी हम कर पाएंगे जब आप जावा के आगे क्लासें आएंगी, प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे, तो आप कंपैरिजन करेंगे कि हमने C++ पे जो प्रोग्रामिंग की थी और जावा में प्रोग्रामिंग जो कर रहे हैं उनमें से सरल कौन सी है। दूसरा है, जावा हैज रिमूव्ड मेनी कॉम्प्लिकेटेड एंड रेले यूज्ड फीचर्स। मींस उसने बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लिकेटेड और जो कभी कभार यूज होने वाले फीचर थे उन सबको क्या कर दिया, हटा दिया। जैसे C++ में क्या मिला था, एक एक्सप्लिसिट पॉइंटर्स, वहां डिफॉल्ट रूप से पॉइंटर होता था, यहां पर पॉइंटर को हटा दिया गया है। ऑपरेटर ओवरलोडिंग C और C++ में, C++ तो आपने बहुत बेहतर तरीके से पढ़ा होगा, उसको यहां से जावा से रिमूव कर दिया गया। यहां ऑपरेटर ओवरलोडिंग की कोई जरूरत नहीं है।
तो ये चूंकि ये कभी कभार यूज होने वाले फीचर्स थे और कठिन, मतलब थोड़ी सी कठिन नहीं थे, समझने में थोड़ी इनका ट्रिक इनका आज हिस्सा था, इसलिए इनको जावा ने क्या कर दिया, रिमूव। अब आपके दिमाग में आएगा सर जब पॉइंटर हट गया, ऑपरेटर ओवरलोडिंग हट गई, तो इनकी जगह आया क्या, ये नया कॉन्सेप्ट, तो हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते, इसका मतलब जावा में कर सकते हैं। उसने उसके तरीके दूसरे दिए, वो आगे जब भी आएंगे तब मैं आप लोगों को बताऊंगा। देयर इज नो नीड टू रिमूव अनरेफरेंस्ड ऑब्जेक्ट बिकॉज देयर इज एन ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन इन जावा। अब इसमें क्या होता है, हमें ऑब्जेक्ट तो बड़ा अच्छा लगता है क्रिएट करने में, किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया, इसके बाद उसको अनरिफ्रेश्ड करना पड़ता, मीन्स उसे हटाना पड़ता है। जावा में ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता। क्यों नहीं करना पड़ता? क्योंकि इसमें गार्बेज कलेक्शन ऑटोमेटिकली रिलीज हो जाता है, इसलिए जावा अन्य लैंग्वेज की अपेक्षाकृत सिंपल है। यह पहला फीचर है। दूसरा फीचर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। C++ जब आपने स्टार्ट किया होगा तो सबसे पहले बताया गया होगा C++ इज ए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो मैं भी जावा स्टार्ट कर रहा हूं तो मैं आपको बोल रहा हूं जावा इज ए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आपके दिमाग में एक बात आएगी कि सर तो फिर मतलब क्या है, जब C++ भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी और जावा भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हाँ, दोनों ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। ऊप्स के कॉन्सेप्ट को दोनों ही लैंग्वेज सपोर्ट करती है, ठीक है। लेकिन अब दोनों में क्या अंतर है, वो जब आप इसके डेप्थ में जाएंगे, जब इसकी प्रोग्रामिंग करेंगे, तब आप कंपैरिजन कर पाएंगे कि हमने C++ में क्या पढ़ा था, जावा में हम क्या पा रहे हैं, और C++ में हमने क्या खोया था जो जावा में हमको मिल रहा है, या C++ में जो हम पाए थे वो जावा में खो रहे हैं। वो तभी आप कंपैरिजन कर पाएंगे जब इसकी आगे क्लासों में हम लोग पहुंचेंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं। जैसे C++ भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है और जावा भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। ये दोनों ही लैंग्वेज जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, इसका मतलब होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज वे लैंग्वेज कहलाती हैं जिन लैंग्वेज में कॉन्सेप्ट किसका होता है, क्लास और ऑब्जेक्ट का। और दोनों ही लैंग्वेज का जो बिहेवियर है वो इनकॉर्पोरेट्स है। मतलब इनकॉर्पोरेट्स मतलब दोनों की जो कार्य करने की प्रणाली है वो जरा डिफरेंट। कैसे? जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथोडोलॉजी का यूज करके किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं तो उसको मेंटेन करने के लिए कुछ रूल्स प्रोवाइड किए जाते हैं, और वो रूल्स क्या होते हैं, ऊप्स के कॉन्सेप्ट होते हैं। तो बेसिक ऊप्स के कॉन्सेप्ट जो जावा के अंतर्गत पाए जाते हैं, या बेसिक पिलर्स ऑफ द ऊप्स, तो सबसे पहला होता है आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आपको बताने की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि आपने C++ की क्लास में ऑब्जेक्ट बनाया होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार रिपीट कर दे रहा हूं। बेसिकली मैं ये सभी ऊप्स के कॉन्सेप्ट इंडिविजुअल क्लास पढ़ाऊंगा, लेकिन चूंकि यहां पे आया है तो मैं आपको बता रहा हूं। ऑब्जेक्ट में मतलब होता है क्लास की प्रतिलिपि तैयार करना। क्लास की प्रतिलिपि का मतलब, चूंकि क्लास के नेम के साथ हम कभी भी उसके डेटा मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन सिंपल तरीके से एक्सेस नहीं किया जा सकता, तो हम क्या करते हैं, उसका प्रतिबिंब तैयार कर लेते हैं, वो कहलाता है ऑब्जेक्ट। क्लास C++ में इसका अपना एक अलग स्ट्रक्चर होता था, जावा में भी अपना एक इसका अलग स्ट्रक्चर होगा कि क्लास कैसे डिजाइन की जाती है। क्लास चूंकि एक कीवर्ड है और हम एक नाम देते हैं, उस नाम से उस क्लास को हम लोग क्रिएट करते हैं। इनहेरिटेंस मतलब उत्तराधिकार, किसी भी पिता की संपत्ति उसके पुत्र की स्वाभाविक रूप से होती है, और कहते हैं कि पिता के जो गुण होते हैं वो बच्चों पर आ जाते हैं। उसी तरह से इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है। इनहेरिटेंस में कॉन्सेप्ट होता है दो क्लासों का, एक सुपर क्लास होती है, एक चाइल्ड क्लास होती है। सुपर क्लास को बेस क्लास या पेरेंट क्लास कहा जाता है, और चाइल्ड क्लास को सब क्लास कहा जाता है। तो
आपने C++ में 5 प्रकार के इनहेरिटेंस पढ़ा है। सिंपल इनहेरिटेंस पढ़ा होगा, मल्टीपल इनहेरिटेंस पढ़ा होगा, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस पढ़ा होगा, हायरार्ची इनहेरिटेंस पढ़ा होगा एंड सो ऑन। लेकिन जावा में सिर्फ 2 इनहेरिटेंस पढ़ेंगे आप। कौन कौन से? 2 भी नहीं पढ़ेंगे, सिंगल इनहेरिटेंस पढ़ेंगे। जो दूसरा मल्टीपल इनहेरिटेंस का है उसका कॉन्सेप्ट जावा में दूसरे तरीके से। जावा में उसको, क्योंकि मल्टीपल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट थोड़ी से कॉम्प्लिकेटेड था, तो जावा में उसको क्या किया, रिमूव करके उसको दूसरे नाम से जावा में इंटरफेस के नाम से इस कॉन्सेप्ट को दिया गया। तो जब मैं इंटरफेस पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा कि मैं मल्टीपल इनहेरिटेंस पढ़ा रहा हूं। पॉलीमॉर्फिज्म ये बाइंडिंग कहलाती है। अर्ली बाइंडिंग और लेट बाइंडिंग, मतलब डेटा को एक जगह से ले जाकर दूसरे जगह एक साथ बाइंड कर देना। अब्स्ट्रैक्शंस मीन्स अब्स्ट्रैक्ट करना, बॉडीलेस, कंक्रीट एंड द सो ऑन। इनकैप्सुलेशन, अगर हमको हमारी तबीयत खराब हो जाती है तो हम कैप्सूल खाते हैं ना। कैप्सूल, कभी आपने कैप्सूल बिना पानी के खाया है? अगर आप मुंह पे रखेंगे तो क्या होता है, वो चिपचिपाता है क्योंकि चावल के माड़ का बना होता है। लेकिन उसके अंदर की दवा कभी खोल के खाइएगा, तब देखिएगा कितना मजा आता है। उसी तरह से इनकैप्सुलेशन है, कैप्सूल के फॉर्म में डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने की प्रोसेस। अब वो डेटा क्या है, कैसा, मुझे नहीं मालूम। मैंने क्या किया, उसको इनकैप्सुलेट किया और एक जगह से उसको दूसरी जगह बाइंड कर देता हूं। तो ये ऊप्स के कॉन्सेप्ट है। ये सभी कॉन्सेप्ट आपने C++ में पढ़े हैं, जावा में भी हम इन्हीं को पढ़ेंगे। तो ये दूसरा फीचर है इसका। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ये आप पहली बार सुन रहे होंगे। नहीं, मेरी क्लास में जावा की जो 4 या 5 क्लास हम लोगों की हुई है उसमें तो मैंने आपको प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बता दिया है, लेकिन लैंग्वेज के रूप में आप पहली बार सुन रहे होंगे। उसका रीजन है, प्लेटफॉर्म का मतलब रेलवे स्टेशन से नहीं है। प्लेटफॉर्म का मतलब किससे है, ऑपरेटिंग सिस्टम से। तो जावा इज ए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बिकॉज इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर लैंग्वेज लाइक C++, etc। जावा दूसरी लैंग्वेजेस से ज्यादा पावरफुल, सिक्योर और मार्केट ओरिएंटेड क्यों है? क्योंकि ये अन्य लैंग्वेज की अपेक्षा कर, चाहे वो C हो, चाहे C++ हो, चाहे डॉटनेट हो, इन सभी लैंग्वेज से अलग है क्योंकि ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होती है। मतलब किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में इसे हम आसानी से रन कर सकते हैं। जावा का स्लोगन मैंने बताया था, राइट वंस रन एनीवेयर, ओरा। ये स्लोगन इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, चरित्र बताता है कि जावा के प्रोग्राम को एक बार आप कंपाइल करो, कंपाइल करने के बाद जो क्लास फाइल बनती है, मैंने अगर आपको याद हो क्लास फाइल कैसे बनती है वो बताया था मैंने जब जेडी के आपको पढ़ाया हूं उसमें। तो वहां पर डॉट क्लास फाइल जो बनती है उसको हम किसी भी सॉफ्टवेयर के ऊपर ले जाके, मीन्स किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर ले जाकर रन कर सकते हैं। और बेसिकली जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्लेटफॉर्म होता है सॉफ्टवेयर बेस्ड और दूसरा होता है हार्डवेयर बेस्ड। तो जावा जो प्रोवाइड करता है वो सॉफ्टवेयर बेस्ड प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, हार्डवेयर बेस्ड प्लेटफॉर्म नहीं करता। ये सॉफ्टवेयर बेस्ड प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं। तो इसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक रन टाइम एनवायरनमेंट जिसको कि अपन क्या बोलते हैं, पिछली क्लास में पढ़ा है, JRE, ठीक है, और दूसरा API मतलब एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ये दोनों कंपोनेंट्स मिलकर सॉफ्टवेयर बेस्ड प्लेटफॉर्म, क्या, JVM, जावा वर्चुअल मशीन, लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया है, वो वीडियो जरूर आप क्लास की देखिएगा क्योंकि ये दोनों कॉन्सेप्ट हम उसके साथ JRE के साथ काम करते हैं। जावा कोड कैन बी रन ऑन मल्टीपल प्लेटफॉर्म, मतलब एक से अधिक प्लेटफॉर्म का मतलब मैं बार बार बोल रहा हूं ऑपरेटिंग सिस्टम से। फॉर एग्जांपल लिख भी दिया यहां पर, विंडोज, लिनक्स, सन सोलराइज, मैक, etc। किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर रन करने का मतलब प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। जावा कोड इज कंपाइल्ड बाय द कंपाइलर एंड कन्वर्टेड इनटू बाइट कोड। सबको आपको मालूम है, बता ही चुका हूं मैं कि जावा का जो सोर्स कोड है कंपाइल होने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाता है, exe फाइल में नहीं कन्वर्ट होता, exe एग्जीक्यूटेबल फाइल नहीं बनती। जावा में क्या बनती है, बाइट कोड फाइल बनती है जिसे हम लोग डॉट क्लास एक्सटेंशन से देख सकते हैं।
दिस बाइट कोड इज द प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बिकॉज इट कैन बी रन एनी मल्टीपल प्लेटफॉर्म। और यही कोड जो बाइट कोड होता है ना, वो किसी भी प्लेटफॉर्म पर आसानी से रन होने में सक्षम है। इसीलिए जावा के बारे में कहा जाता है राइट वंस एंड रन एनीवेयर, अर्थात ओरा। ये तीसरा फीचर्स है जावा का। देखिए क्लास फाइल एक है, चाहे उसको मैकिन्टोश में रन कर लो, चाहे विंडोज में रन कर लो, चाहे लिनक्स पे रन करो। लेकिन शर्त एक है, कल मैंने बताया है आपको कि जावा वर्चुअल मशीन, चूंकि ये एक क्या है स्पेसिफिकेशन है, वो जिस ऑपरेटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म के ऊपर हम काम करेंगे उसके जेबीएम पर वो काम करनी चाहिए। नेक्स्ट फीचर है सिक्योर्ड। सिक्योर्ड का मतलब होता है सिक्योरिटी से। तो सिक्योरिटी के मामले में जावा का कोई चैलेंज नहीं। उसका रीजन है जितने भी चाहे बैंकिंग सेक्टर्स हो या मैनेजरियल सेक्टर्स हो, उन सबके जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो जावा बेस्ड होते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जावा में EXE फाइल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, तो वायरस फ्री काम करते हैं अपन, क्योंकि वायरस का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं जावा के साथ। अब जावा सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड करती है वो देख लीजिए। नो एक्सप्लिसिट पॉइंटर, पहला कि इसमें पॉइंटर नहीं होता। सबसे बड़ा टफ जॉब प्रोग्रामिंग का पॉइंटर को हैंडल करना होता है, इस पे नहीं होता। जावा प्रोग्राम रन साइड इनसाइड ए वर्चुअल मशीन सैंडबॉक्स, मतलब जो जावा का प्रोग्राम रन होता है वो वर्चुअल मशीन के अंदर रन होता है, जिसको हम जेबीएम के नाम से जानते हैं। इसलिए वो किसी को पता है, उसको क्रैक करना संभव नहीं है। क्लास लोडर, अब क्लास लोडर जो जावा का है वो जेआरई का पार्ट होता है, और जेआरई तभी लोड होती है जब जावा वर्चुअल मशीन काम करने के लिए उसको एक्टिव करती है। और जावा वर्चुअल मशीन तभी एक्टिव करेगी जब प्रोग्राम आपका वर्चुअल मशीन सैंडबॉक्स में चला जाएगा। इसलिए जेआरई के अंतर्गत बनाई गई फाइल वो आपकी सिक्योर्ड होती है। बाइट कोड वेरीफायर, इट चेक द कोड फ्रेगमेंट्स फॉर इलीगल कोड दैट कैन वायलेट एक्सेस राइट टू ऑब्जेक्ट्स। सबसे बड़ी बात है कि जेबीएम बाइट कोड को कन्वर्ट करने के बाद भी एक JIT होता है, जस्ट इन टाइम कंपाइलर, उसका काम होता है बाइट कोड को वेरीफाई करना। मतलब एक गलती से मान लीजिए जेबीएम किसी कोड को कन्वर्ट तो कर दिया, लेकिन उस कोड का मतलब था कि वो कोई ऐसा कोड बना दिया गया जो वायरस का काम करेगा। तो बाइट कोड वेरीफायर क्या करेगा, उस कोड को अपने डिक्शनरी में जो फॉर्मेट है उस पर चेक करेगा, यदि सही है तो ठीक है, नहीं तो वहीं को वहीं ब्लॉक कर देगा और आपको आगे बढ़ने से रोक देगा। सिक्योरिटी मैनेजर, इट डिटरमाइंस what resources a class can access such as reading and writing to the local disk। मीन्स जिस भी क्लास को हम एक्सेस करेंगे तो उसके रीडिंग और राइटिंग क्या होगी, भले हम नेट पे काम करें, भले हम ऑनलाइन हो, लेकिन उसकी स्टोरेज क्या होगा, लोकल सिस्टम पे होगा, जिसको आसानी से एक्सेस नहीं किया जा सकता। तो इसलिए ये सिक्योर्ड है, ये भी जावा का एक फीचर्स है। आप देख लीजिए C++ का एप्लीकेशन, एक ठीक है पिक्चर आप लोगों के स्क्रीन पे आ रही होगी। तो ये रन टाइम एनवायरनमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम का है, और जावा एप्लीकेशंस का देख लीजिए। जेबीएम मतलब ओएस के पर, मतलब एक तरह से मैं कहूँ इसको इस तरह से परत बनी हुई है, पहले जावा एप्लीकेशन है, फिर जेबीएम, फिर ओएस है। जबकि अन्य दूसरी लैंग्वेज का एप्लीकेशन के बाद डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन होता है। ये अंतर है, 3 लेयर में जावा का एप्लीकेशन रन होता है, जबकि अन्य लैंग्वेजेस का जो एप्लीकेशन होता है सिंगल लेयर में रन होता है। नेक्स्ट फीचर है रोबस्ट। रोबस्ट मतलब होता है ताकतवर, स्ट्रांग। तो जावा रोबस्ट क्यों है, क्योंकि इट यूजेस स्ट्रांग मेमोरी मैनेजमेंट, इसका जो मेमोरी मैनेजमेंट है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है। देयर इज ए लैक ऑफ पॉइंटर दैट अवॉइड सिक्योरिटी प्रॉब्लम। चूंकि अब इसमें पॉइंटर का कोई रोल ही नहीं है, पॉइंटर का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो सिक्योरिटी को हमें हैंडल करना ज़्यादा कष्टकारी भी नहीं है। देयर इज ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन इन जावा। जावा में जो गार्बेज कलेक्शन होता है वो ऑटोमेटिक होता है, और ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है, उससे हमें मैनेज करने की जरूरत
नहीं होती है, जबकि अन्य लैंग्वेजेस में हम ही क्रिएट करते हैं और हम ही उसको डिस्ट्रॉय करने की जिम्मेवारी हमारे ऊपर आ जाती है। देयर आर एक्सेप्शन हैंडलिंग एंड द टाइप चेकिंग मैकेनिज्म इन जावा। जावा में सबसे महत्वपूर्ण जो कॉन्सेप्ट है वो एक्सेप्शन हैंडलिंग का है। और ये एक्सेप्शन हैंडलिंग का मतलब है कि मेरे को ऐसा कोई सेंसिटिव कोड जो लग रहा है कि इस लाइन में या इस ब्लॉक में कुछ तो है, मैं उसको क्या कर सकता हूं, आसानी से हैंडल कर सकता हूं और पूरे प्रोग्राम्स को बचाया जा सकता है। ये सभी चीजें जावा को स्ट्रांग बनाने में मदद करती है। ये एक और फीचर है। आर्किटेक्चरल नेचुरल, मतलब इसका जो आर्किटेक्चर वो प्राकृतिक है। कैसे, जरा देखिए। जावा इज आर्किटेक्चर नेचुरल बिकॉज देयर आर नो इम्प्लीमेंटेशन डिपेंडेंट फीचर्स। मीन्स जावा को जो आर्किटेक्चर है वो नेचुरल है। अब कैसे, क्योंकि इसके जो डेटा टाइप्स, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं, उन सभी की साइज क्या है, फिक्स्ड है। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप इंट डेटा टाइप को 32 बिट मेमोरी बिट में कितने वो लेता है, वो 2 बाइट लेता है। लेकिन वही जो 64 बिट का अगर आर्किटेक्चर है तो कितना बाइट लेगा, 4 बाइट। इस बात को समझिए, 32 बिट में जब हम कोई भी प्रोग्राम रन करते हैं तो इंटीजर की साइज कितनी होगी, 2 बाइट होगी। उसी जब 64 बिट पे करेंगे तो इंटीजर की साइज क्या होगी, 4 बाइट्स होगी। लेकिन वही चीज हम जावा में रन करें तो चाहे 32 में करें और चाहे 64 में करें, वो 4 बाइट ही लेगा इंटीजर। इसी तरह से अन्य, अगर चूंकि आप लोगों ने सी और सी प्लस प्लस दोनों लैंग्वेजेस पढ़ी है तो आपको उसमें ये पढ़ाया गया होगा प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कि कौन सा प्रिमिटिव डेटा टाइप, जैसे कैर आपका 1 बाइट लेता है, फ्लोट आपका 4 बाइट लेता है, डबल 8 बाइट लेता है। चूंकि मैं 32 बिट्स पे काम कर रहा हूँ, 64 बिट में आप जैसे इसका 2 गुना कर देंगे, इसलिए हम ये आर्किटेक्चर नेचुरल है। पोर्टेबल, जावा इज पोर्टेबल बिकॉज इट फैसिलिटेट यू टू कैरी द जावा बाइट कोड टू एनी प्लेटफॉर्म। चूंकि जावा क्लास फाइल में कन्वर्ट हो जाती है तो आप उस क्लास फाइल को एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जा सकते हैं और आप उसके जेबीएम के थ्रू जिस ऑपरेटिंग सिस्टम, अब जरूरी नहीं कि आप लिनक्स में बाइट कोड कन्वर्ट हुआ है तो विंडोज पे नहीं रन कर सकते, या विंडोज पे क्रिएट हुआ तो लिनक्स में। चूंकि मैं पहले भी कह चुका हूं, फिर से मैं कह रहा हूं कि सभी का जेबीएम अलग अलग होता है, जावा वर्चुअल मशीन सबकी अलग अलग होती है और जिस प्लेटफॉर्म पे हम जाएंगे उस प्लेटफॉर्म पे वो प्रोग्राम उसी जेबीएम के थ्रू कन्वर्ट होने में सक्षम है, इसलिए ये पोर्टेबल है। नेक्स्ट, हायर परफॉर्मेंस। जावा इज फास्टर देन अदर ट्रेडिशनल इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिकॉज जावा बाइट कोड इज क्लोज टू नेटिव कोड। अब हाई परफॉर्मेंस इसकी क्यों है, क्योंकि इसका जो बाइट कोड होता है ना बहुत जल्दी से एक्सेस होता है। तो अन्य जो भी ट्रेडिशनल इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज है, मैं बार रिपीट कर रहा हूं, ट्रेडिशनल इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मीन्स जो परंपरागत इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उन सभी लैंग्वेजेस में ये बहुत ही हाई परफॉर्मेंस प्रोवाइड करती है। डिस्ट्रीब्यूटेड, जावा इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिकॉज इट फैसिलिटेट यूजर्स टू क्रिएट डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन। जावा जो डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस को क्रिएट करने में सक्षम है उसका रीजन है, जावा में 2 कॉन्सेप्ट होते हैं, एक RMI रिमोट मेथड इन्वोक और दूसरा होता है EJB इंटरप्राइज जावाबेस। ये अगर आप लोगों को मौका मिलेगा एडवांस जावा पढ़ने का या JEE जावा इंटरप्राइज एडिशन, तो उसमें दोनों कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाते हैं, RMI और EJB। तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब सिंगल सिस्टम मल्टीपल शेयरिंग को एक्सेस करने में सक्षम होती है। नेक्स्ट है मल्टी थ्रेडेड। ए थ्रेड इज लाइक ए सेपरेट प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कंकरेंटली, मतलब यहाँ पर जितने भी एप्लीकेशंस होते हैं वो सभी अपने आप में एक थ्रेड होते हैं। उसका रीजन है क्योंकि सिंगल रिसोर्सेस में ही ये सभी थ्रेड्स को एक्सेस करने में सक्षम होता है। थ्रेड का मतलब यहाँ पे जितने जॉब एट ए टाइम एग्जीक्यूट हो रहे हैं, ये भी एक फीचर्स है। और सबसे आखिरी में इसका फीचर है डायनेमिक। जावा इज डायनेमिक लैंग्वेज। अगर याद हो, मैंने पीछे अभी जस्ट बोला कि इसमें पॉइंटर का कोई सपोर्ट नहीं, तो डायनेमिक कैसे हो सकती है।
है। जावा इज ए डायनेमिक लैंग्वेज, इट सपोर्ट्स डायनेमिक लोडिंग ऑफ क्लासेस, और डायनेमिक क्लासेस को सपोर्ट करती है। क्योंकि डायनेमिक और स्टैटिक ये दो चीज़ों, स्टैटिक का मतलब होता है कि हम जिसमें रन टाइम कंपाइल टाइम एग्जीक्यूशंस करते हैं, और एक में हम करते हैं रन टाइम। तो रन टाइम आपका डायनेमिक होता है और कंपाइल टाइम आपका स्टैटिक होता है। तो डायनेमिक लैंग्वेज है जावा, ये भी इसका एक फीचर्स है। तो ये आज की क्लास थी आपकी फीचर्स ऑफ द जावा। तो इसको आप लोग देखिएगा, समझिएगा, कहीं पर भी कोई समस्या हो तो जरूर मुझसे डिस्कस करिएगा। और आप लोग किसी भी प्रकार का कोई रिस्पांस नहीं देते हैं, इसको या तो मैं ये मान के चलूं कि आपका कोई इंटरेस्ट नहीं पढ़ने में, या मैं ये मान के चलूं कि आपको सब समझ में आ रहा है। ये तो आप ही डिसाइड कर लीजिए कि आपको सब समझ में आ रहा है या आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो कम से कम एक रिस्पांस तो दीजिए, कुछ पूछिए, कुछ जो नहीं समझ में आता वो पूछिए। मतलब एकदम बिल्कुल मैं यहाँ से वीडियो डाल दिया, आप उसको अब देखते भी है नहीं देखते, ये तो आप ही जानते हैं, लेकिन उसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इससे आपको लेना। 4 दिन बाद आप कहेंगे सर हमको जावा समझ में नहीं आती है। तो कम से कम मैं आपसे कहता हूँ कि वीडियो को देखिए, समझिए, कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर मेरे साथ शेयर करिए। ओके, थैंक यू।